इस समय बजट पर ही बातचीत करने के लिए हमारे साथ केंद्र सरकार के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जुड़ रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, बहुत स्वागत है आपका। तो आमतौर पर हम देखते थे कि जो 5 ईयर की परियोजनाएं होती थी, 5 ईयर प्लान्स होते थे, बजट 1 साल के लिए आता था, लेकिन इस बार तो 25 साल का बजट है। ये निर्मला सीतारमण ने खुद ही आकर वित्त मंत्री ने कहा सबसे पहले, और जो विरोधी हैं आपके सबसे बड़ा आरोप यही लगा रहे हैं कि ये 25 साल की प्लानिंग कर रहे हैं आप लोग। ये बजट है इंडिया जर्नी फ्रॉम इंडिया एट 75 टू इंडिया एट 100, और आने वाले समय में जो भारत की भूमिका रहने वाली है, भौगोलिक भूमिका, उसके लिए न केवल तैयारी है बल्कि ये घोषणा भी है, एक ऐलान भी है दुनिया के आगे कि देखिए अब इंडिया इज रेडी टू टेक ओवर, टू टेक द लीड। जिस प्रकार से ये फ्यूचरिस्टिक बजट निर्माणित किया गया, उसमें अर्थव्यवस्था के साथ साथ अर्थव्यवस्था ऐसी जो नवाचार, इनोवेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी पर निर्भर रहेगी। हर सेक्टर में आपने देखा, कभी आपने देखा, आप तो इतने वर्षों से बजट रिपोर्टिंग करती हैं और उसकी चर्चा करती हैं कि लो कार्बन स्ट्रेटेजी का जिक्र आ रहा है बजट में, डिजिटल रुपी का जिक्र आ रहा है, ब्लॉकचेन रिलेटेड डिजिटल का आ रहा है, किसान ड्रोन का जिक्र आ रहा है, ड्रोन शक्ति का जिक्र आ रहा है। इसलिए ये विपक्ष के समझ से बाहर की बातें हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा हर बजट अगली इलेक्शन को देख करके निर्माणित किया गया। लेकिन जैसे कहा जाता है कि अ स्टेट्समैन लुक्स एट द नेक्स्ट जनरेशन, तो प्रधानमंत्री मोदी जी को श्रेय जाता है कि ऐसा भारत जहां 70% से अधिक जनसंख्या 40 वर्ष से कम आयु की है, ये बजट उन लोगों के लिए, उनको ध्यान में रख करके बनाया गया है। उनकी रूप उस आने वाले कालखंड की रूपरेखा, जिसे मोदी जी ने कहा अमृत काल, जिसके दौरान ये पीढ़ी भारत को अग्रिम देशों की कतार में ला करके खड़ा करेगी। और ये निश्चय ही ये विपक्ष की समझ से बाहर की बातें हैं। आप देखिए, एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। हमारे यहाँ एक पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, कभी उसका जिक्र नहीं होता, मीडिया में उसकी कभी खबर नहीं आती, कभी उसका चर्चा भी नहीं होती, बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं होगा कि उसका कार्यालय कहाँ है। इसी बजट में आज लगभग 2600 करोड़ रुपया उसके लिए निर्धारित किया गया, और कुछ ही समय पहले 4000 करोड़ रुपया मोदी जी के व्यक्तिगत हस्तक्षेप से डीप सी मिशन के लिए दिया गया, क्योंकि ये समझ में आया, मोदी जी ने खुद समझा और बाकियों को समझाया कि आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा सरमाया, बहुत बड़ा एसेट हमारे समुद्रों के बीच बसता है, सी बेड के बीच। 7000 किलोमीटर कोस्टल लाइन हमारी, जिसको आज तक किसी ने जिसको तवज्जो नहीं दी थी, और यही भारत के आने वाली इकोनॉमी का एक आधार रहेगी, एक बड़ा महत्वपूर्ण स्तंभ रहेगी। ये बातें ऐसी हैं कि जिस तरह ना किसी ने कभी ध्यान दिया, और केवल अगली इलेक्शन तक ये जितेंद्र सिंह जी, ये समझाइए कि कुल मिलाकर जो रोजगार को लेकर, जैसे पिछली बार कहा गया 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे, इस बार 60 लाख पे आ गया वो आंकड़ा। तो ये क्या हुआ? क्या ये एडिशनल है 2 करोड़ के ऊपर? 2 करोड़ में कितने पूरे हुए, और अब ये 60 लाख क्या डाउनग्रेड किया गया है? ये चीजें भी लोग नहीं समझ पा रहे। रोजगार का विषय और उसकी चिंता सदा रही, आज से नहीं, जब से मानवता इस धरती पर बसी है तब से। लेकिन विश्व की कोई भी सरकार किसी भी देश में हो, कोई भी विकसित देश हो, हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी, सरकारी रोजगार नहीं दे सकती। लेकिन हाँ, एक जिम्मेदार सरकार ये प्रयास करती है कि रोजगार के साधन उपलब्ध करवाए, मुहैया कराए। इसीलिए बार बार स्टार्टअप्स का जिक्र आया। इस बजट में ये भी कहा गया इंसेंटिवाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट, ताकि बाहर सामान जाएगा तो आपकी आमदन बढ़ेगी। इंसेंटिवाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन, पूर्वोत्तर को लेकर के जब बात हुई पूर्वोत्तरमाला की, तो उसके पहले बैम्बू की आयात दर को बढ़ा दिया गया, ताकि बैम्बू का यहां से जाकर के बाहर जाता, वहां से प्रोडक्ट बन करके आता था। तो रोजगार के अन्य अन्य एक विकल्प पैदा करने का प्रयास जो निरंतर जारी रहा है मोदी सरकार के आने के बाद, और 2016 के बाद जब स्टार्टअप इंडिया का इनिशिएटिव प्रारंभ किया मोदी जी ने, उसके बाद इसने एक अलग तरह का एक स्वरूप हासिल किया है। उसको देखते हुए ही इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अब 7 लाख जहां रोजगार के साधन किए जा रहे हैं, हम ये ना भूले कि 2 वर्ष हम एक ऐसी आपदा से गुजरे हैं जिसमें सारा विश्व चरमरा गया। ऐसे ऐसे देश जिनकी जनसंख्या भारत की तुलना में 10% होगी, लेकिन उनकी कुल जनसंख्या से अधिक जनसंख्या ने देश भारत में वैक्सीनेशन प्रतिदिन करवाया। इस आपदा के साथ जो भारत ने
एक सफलतम युद्ध किया और बड़ी शंका थी देश विश्व भर में कि भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, 135 करोड़ का देश, हिट्रोजिनस कैरेक्टर इसका, ये कैसे संभलेगा, इसका श्रेय भी मोदी जी को जाता है। आज इसका उदाहरण दिया जाता है, ए रिस्पॉन्सिव इकोनॉमी, ए डायनेमिक इकोनॉमी, अ फ्यूचरिस्टिक इकोनॉमी। उस सब के बावजूद यदि इस बजट में इतना साहस किया गया है कि रोजगार के और साधन या और विकल्प मुहैया करने की बात की गई है, तो ये अपने में एक निष्ठा शक्ति दर्शाता है इस सरकार की और प्रधानमंत्री की। बहरहाल एक चीज तो है इसमें कि पहली नजर में देखते ही ये कोई इलेक्शन बजट नजर नहीं आता है। वैसे लोक लुभावन वादे उस तरह की चीजें नहीं किए गई हैं इसमें, पर आपके हिसाब से अगर एक शब्द में आप अपने इस बजट को बताएं, अगर आप इसका सबसे बड़ा हाई पॉइंट बताना चाहें तो क्या होगा? बहुत समय से मैं अक्सर ये उल्लेख किया करता था कि प्रधानमंत्री मोदी इस देश में एक नई राजनीतिक संस्कृति को जन्म देने का प्रयास कर रहे हैं, और आज दिस इज अ रीइटरेशन, दिस बजट इज अ रीइटरेशन कि हमने चुनाव देख करके बजट नहीं पेश करते हैं, जहां जिस चीज की आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने का प्रयास है। वरना आधी शताब्दी हमारी गुजर गई, पूर्वोत्तर की तरफ तो किसी ने नजर भी नहीं की थी। सब मध्य भारत को देखते थे, उत्तर प्रदेश को देखते थे, बिहार, मध्य प्रदेश, कहा जाता था कि लखनऊ से होकर के दिल्ली का रास्ता गुजरता है। लेकिन आज इसी बजट में अलग एक योजना पूर्वोत्तर के लिए घोषित की जाती है, और कल राष्ट्रपति जी ने कहा कि मुझे इस सरकार पर गर्व है कि पूर्वोत्तर के हर प्रदेश की राजधानी को रेल के नक्शे पर लाया गया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये देश जहां 70% से अधिक जनसंख्या युवाओं की है, और कहा जाता है जैसे अंग्रेजी में कि स्टेट्समैन लुक्स एट नेक्स्ट जनरेशन, एक अगली पीढ़ी, उस पीढ़ी को, उन युवाओं को देख करके इस बजट को निर्माणित किया गया है, ना कि 5 प्रदेशों के चुनाव को। और मुझे उम्मीद है कि बाकी राजनीतिज्ञ और राजनीतिक दल भी इस बदलते हुए आयाम को समझेंगे और अपनाने का प्रयास करेंगे।